राजस्थान एक बार फिर आंदोलन की ओर है। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन कहीं न कहीं चर्चाओं में है। मैं इस वक़्त ऐसे ही गुर्जर समूह के बीच में हूँ। इनसे जानेंगे कि आगे किस तरह से इनकी रणनीति रहने वाली है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कराना चाहूँगा कि किस तरह से इनका अगला पड़ाव रहने वाला है। सर, जिस तरह से अभी ये आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, उसे आप जो 5% उसमें मिला है आपको आरक्षण, उसको 90 अनुसूची में जो आप शामिल करवाना चाह रहे हैं, उसको लेकर के आप किस तरह से आप स्टैंड अपना रखते हैं? जय श्री देवनारायण भगवान की जय। मैं आप सभी को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री देवनारायण जी का 1113वां जन्मोत्सव है 4 फरवरी को। तो उसमें मैं सभी समाज से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी पवित्र धाम है, उस पर आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और इसी के साथ में हमारा समाज का बहुत बड़ा त्याग रहा है, बलिदान भी रहा है। और जो 5% जो रिजर्वेशन जो समाज ने जो लिया है, दिया नहीं गया है, अपने संघर्ष से और बहुत बड़ा त्याग, जिसमें से 72 तो लोगों ने अपने क्या कि जाने गई है। उसके साथ में कई हजारों लोगों ने उसके जो अपना जो रिजर्वेशन था, उसमें कई लोगों का सहयोग रहा है सभी तरह से। और हिसाब ये तो कि आज से नहीं, पिछले 15 साल से नवी अनुसूची का हिसाब से कि ये डलनी चाहिए थी, उसी समय डलनी चाहिए। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है और नवी अनुसूची में डलना चाहिए। जो कि बार बार समाज इस दर्द को झेलता रहा है कि पहले भी कई बार हिसाब से रिजर्वेशन में दिक्कत आई है और भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम सभी से अपील करना चाहते हैं और दोनों सरकारों से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा जो हक दिया है उसको सुरक्षित करें, भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। 2019 के बाद में 2 बार पत्रावली सरकार को भेजी गई, लेकिन दोनों ही बार अभी तक आपका जो 5% मिला, वो कहीं न कहीं नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। आपको मैं बता दूँ, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को मिल गया, तमिलनाडु में आरक्षण का जो मिला है, लेकिन कहीं न कहीं आपके समाज अभी भी इस नवी अनुसूची में शामिल होने के लिए जो माँग कर रहा है, कहीं न कहीं वो आपके दृष्टिकोण में उचित है। लेकिन आप ये बताइए, आपका समाज आगे क्या स्टैंड रख रहा है इस बारे में? देखो, हमारा जो समाज है, पहले भी आरक्षण हमने लेके रहे हैं और भविष्य में हिसाब से कि हम नवी अनुसूची में डलवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए समाज को कितना बड़ा त्याग करे, कितना बड़ा बलिदान देना पड़े, क्योंकि हमारा हक है और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इनका हक है और वो इन्हें मिलना चाहिए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है कि नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार आपकी नहीं सुन रही है, या दोनों सरकारों से आपकी जो बातचीत चली थी उसमें कहीं न कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकला है? क्या लगता है आपको? सही निकल रहा है, अपने जो मिलना चाहिए, जो निकलना चाहिए, जो अभी तक नहीं निकला, तो पूरे समाज इसमें बहुत वो कर रही है और ये नई सूची में डरना चाहिए। डलने के बाद ही समाज संतुष्ट होगी इसमें। बिल्कुल, नवी अनुसूची को लेकर के लोगों में कहीं न कहीं एक बड़ा उत्साह है कि इस सूची में शामिल हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को शामिल करने के बाद गुर्जर समुदाय जो है वो अपने समाज को इस नवी अनुसूची में शामिल कराने के लिए कहीं न कहीं संघर्षरत है। इसको लेकर के आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली है? मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के फिलहाल जो मुद्दा है वो गर्म है। आगे आने वाले टाइम में कहीं न कहीं क्या हमें गुर्जर समाज पहले की तरह आरक्षण के लिए कहीं न कहीं पटरियों पर दिखाई दे सकता है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकारें अभी भी समाज को हल्के में ले रही है। कई बार निवेदन किया जा रहा है, आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने पहले देख रखा था, बाकी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। फिर अगर नवी अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तो फिर वही पहले जैसे आंदोलन होगा और उसमें सरकार और पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार क्या आपको लगता है कि सरकारें आपकी बात नहीं सुन रही है? क्योंकि कांग्रेस में भी आपकी बातचीत हुई थी, बीजेपी में भी बात हुई है। क्या आपको लगता है कि वाकई में सरकार आपकी अनदेखी कर रही है? सरकारें अभी अनदेखी कर रही है। अभी तक तो हो जाना चाहिए था, 10-15 साल हो गए, 2006-7 से ये मुद्दा उठा हुआ है, फिर भी अभी तक जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अभी मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे, तो उनको इसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि जो अनुसूची है, नवी अनुसूची, उसमें समाज को कहीं न कहीं हक मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे जो बच्चे हैं जो
एमबीसी में शामिल थे, उनको कहीं न कहीं इसमें शामिल न होने के कारण कई नौकरियों से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के समाज में काफ़ी रोष है। मेरे साथ एक भैया और है, युवा है। आप ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ये आरक्षण को लेकर के बात कर रही है, इस आरक्षण में खास मुद्दा ये है कि आपके समाज के द्वारा जो मांग की जा रही है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या लगता है आपको कि समाज हित में ये होना चाहिए? समाज के हित में बिल्कुल होना चाहिए। समाज इस तरीके से हमारा समाज बोल रहा है, कुछ संघर्ष करा उसके लिए लड़ रहा है। हमें आरक्षण के लिए मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि 9वीं अनुसूची के बाद कहीं न कहीं समाज को फ़ायदा होगा। इसके बाद जो समाज के जो लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो युवा है, जो कहीं न कहीं नौकरियों से वंचित रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे साथ और भी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार आरक्षण की बात करती है, आरक्षण को लेकर के फिलहाल जो मुद्दा गर्म है, उसको लेकर के समाज आपकी क्या रणनीति बना रहा है फिलहाल? जी। समाज साहब लड़ाई लड़ली और नौवीं अनुसूची में जब तक समाज पूरा संघर्ष करली जाए कतनो भी बलिदान देना पड़े समाज में वो देगी। और पूरा जितनी हम गुजर तो पहली बाकी थे तो हम तो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे साथ महामंत्री जी हैं तो उस हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ एक बाबा और हैं, इनसे भी बात करते हैं कि बाबा ये बताइए कि जिस तरह से गुर्जर समुदाय पिछले 2019 में आपको आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के बाद ये बात कही गई थी कि 9वीं अनुसूची में आप लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो आरक्षण है वो कहीं न कहीं पूरा नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि समाज के लिए आरक्षण की कितनी अहमियता है और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या-क्या आपके समाज में बदलाव हो सकते हैं? अब शांत साहब या तो आरक्षण दे देला न देला तो वही पहले आंदोलन पूरा लांगे पटड़ियां उटड़ियां सब पहले की नहीं पटड़ियां उटड़ियां उपड़ली आंदोलन कराला कुछ भी है जाओ बोला पहले की नहीं आंदोलन लो सब। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों का कहना है कि पहले की भांति ही वापस गुर्जर समुदाय जो है अगर आरक्षण नहीं मिलता है 9वीं अनुसूची में इनको शामिल नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं ये वापस पटरी पर बैठने को तैयार है। मेरे साथ फिलहाल कुछ और लोग भी हैं, इनसे मैं जोड़ना चाहूँगा। भैया, मेरे साथ एक युवा हैं, इनसे जानेंगे जिस तरह से समाज को आपको 2019 में आरक्षण मिला था, एमबीएससी में शामिल किया गया था, उसके बाद जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात थी वो कहीं न कहीं आज पूरे 5 साल से भी ऊपर हो चुका है। क्या लगता है आपको सरकार को इसके ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी सरकार ने बहुत टाइम हमारी जो गुर्जर समाज ने बहुत टाइम से प्रयास कर रही है, लेकिन हमें इसका कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे कोई कड़ी कार्रवाई और हम जल्दी से जल्दी इसमें हमें उत्तीर्ण मिले। इसके लिए हम जोरों शोर से संघर्ष करेंगे और एकजुट होकर सारे सफल करेंगे इसको। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं ये जो आरक्षण का मुद्दा है फिलहाल गर्म है, क्योंकि इस वक़्त जो है ख़ास तौर से एक गुर्जर समुदाय के द्वारा जो एक बोल गुर्जर बोल एक इस तरह का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी जाकर के आरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनको 9वीं अनुसूची का जो महत्व बताया जा रहा है कि उसमें शामिल होने के बाद समाज में क्या-क्या बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है, क्या-क्या उनकी मांग पूरी हो सकती है, कितना उनको लाभ मिल सकता है, इसके तहत कहीं मिल सकता है। मेरे साथ और भी हैं, इनसे बात एक बार फिर से मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि 9वीं अनुसूची के बाद में कहीं न कहीं समाज को फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे से जो आने वाली जो यूथ है, जो युवा है, उनको क्या-क्या आपके हिसाब से क्या-क्या नौकरियों में फ़ायदा मिल सकता है? नौकरियों में काफी सर मिल रहा भी है, पर यही डर है समाज को सभी को भाई कहीं न कहीं ये नई सूची में नहीं डले जब तक उसका कोई वो नहीं है। तो पूरा समाज आंदोलन करने के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। सरकारें मान जाए, नहीं मानी तो ये चल रही है सर। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ और भी हैं, इनसे जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से समाज में जो आरक्षण की बात चल रही है, फिलहाल आरक्षण को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है कि समाज में जो आरक्षण मिला है 5% वो 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए? क्या लगता है आपको भई आरक्षण क्या है? जी, सरकार ध्यान न दे रही वास्तव में आरक्षण। आपको लगता है भई सरकार नहीं सुन रही है? हाँ।
तो आपके हिसाब से आगे की क्या रणनीति होने वाली है, क्या होना चाहिए? सुना है नकल सरकार पर डाला फिर कहा पहले की जैसे वही आंदोलन ओ आंदोलन तो रोड़ा पुत्र बिल्कुल, देखिए मेरे साथ और भी हैं, इनसे जोड़ना चाहूंगा कि सर जिस तरह से गुर्जर आरक्षण एक काफी ज्वलंत मुद्दा है। फिलहाल बोल गुर्जर बोल इस तरह का जो कार्यक्रम है वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को, जो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। उनको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होने के बाद कहीं न कहीं समाज की अलग दिशा होगी। तो उसके संदर्भ में आपको क्या लगता है कि किस तरह से होना चाहिए? थोड़ा इधर आइए। मनीष जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण को मैंने बहुत नजदीक से लड़ा है। हमारे जो राजस्थान के अंबेडकर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब, उनके साथ हमने 10 साल आरक्षण की लड़ाई लड़ी है। और जो 5% एमबीसी को आरक्षण मिला है वो समाज की देन है, समाज के त्याग बलिदान की देन है। हमारे 73 भाइयों ने बलिदान दिया है, तब जाके हमको 5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत 20 साल से लंबी लड़ाई हमारी जारी थी और इसमें बहुत लोग इसमें हमारे सहयोगी रहे, बहुतों ने इसमें बलिदान दिए और बहुतों के खिलाफ मुकदमे लगे और बहुत इंजर्ड भी हुए। मतलब इस तरह की स्थितियां बनी। और जो आज की परिस्थिति है, आज हमको आरक्षण बदस्तूर जारी है और 2019 में हमको 5% आरक्षण एमबीसी में दिया गया था, जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जो अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। और 2019 में ये एक ट्रांसफर पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। हमने राज्य सरकार को कहा है कि जो ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, उस ट्रांसफर पिटीशन को विड्रॉ किया जाए, उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण की लड़ाई में जो कानूनी पेचीदगियां थी, जो खामियां थी, जो गलत कानून बन गया था, उसको मैंने, कर्नल साहब और हमारी जो पूरी टीम थी, उसको हमने सही किया और सही कानून लागू कराकर आज 5% आरक्षण का लाभ हमारे भाई बहनों को मिल रहा है। और इससे हजारों नौकरियां सरकारी नौकरियों में वो आ रहे हैं, जो गजेटेड अफसर से लेकर कांस्टेबल, पटवारी, तहसीलदार, आरएएस, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर विभाग में उनकी भर्तियां हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो एक मांग चली आ रही थी कि राज्य सरकार ने पहले 2 बार चिट्ठी भेज दी है केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है, उसमें 9वीं अनुसूची में भी अगर कोई विषय जाता है तो उस पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 9वीं अनुसूची जो है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण 10% दिया गया संविधान में संशोधन कर, इसका सही समाधान जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण का सही समाधान है, संविधान में संशोधन करके कि जिस तरह से 50% की कैपिंग लगी हुई है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई जजमेंट से मालूम पड़ती है, चाहे वो बालाजी का जजमेंट हो, चाहे इंदिरासानी का जजमेंट हो, चाहे नागराज का जजमेंट हो, उसमें 50% से ऊपर जाने पर मनाही करी हुई है। तो जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हमने सरकार से यही मांग रखी है कि हमारा जो आरक्षण है, 5% आरक्षण मिल रहा है गुर्जर समाज को, रहबारी समाज को, गाड़िया बंजारा लोहार समाज को, गायरी समाज को, वो आरक्षण बदस्तूर जारी है। और हमने सरकार को भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे पैरवी नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट में सब जुडिस है, वहां सरकार पैरवी कर रही है। और आगे की मांग, इसको अगर परमानेंट करने की बात है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो उसी तरह से इसको भी अब संरक्षित करने की आवश्यकता है। 50% की जो कैपिंग है वो संविधान के संशोधन से ही खत्म हो सकती है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को भी संविधान में संशोधन करके ही दिया गया था। 9वीं अनुसूची में पहला एकमात्र केस जो आरक्षण का है वो तमिलनाडु का है, जो 30 साल पहले 9वीं अनुसूची में डला था। उसके बाद 9वीं अनुसूची को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है। तो इसका जो स्थायी समाधान है वो संविधान में संशोधन करके ही है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको, जो आप आरक्षण की बात करें, इसमें रोस्टर प्रणाली भी है, क्या हम जानना चाहेंगे कि वो रोस्टर प्रणाली के तहत क्या रहता है और क्या स्टैंड है उसका? देखिए, जब अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण था तब हमारे को 100 सीटों में 1 सीट मिलती थी। आज हमारा आरक्षण 5% है, तो हमको
120 अगर भर्तियां 20 निकलती हैं तो उस पर 1 सीट मिलती है। अगर 100 भर्ती निकली तो उसमें हमको 5 सीटें मिलेगी। 100 में से 5 सीटें हमको मिलती है। ये एक रोस्टर प्रणाली है और ये SC ST पे भी लागू होती है रोस्टर प्रणाली। जहां पिछली बार जहां वो खत्म होता है रोस्टर जो भी भर्ती परीक्षा का, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है वो रोस्टर। तो 20 सीटों पे हमको 1 सीट मिलती है। 100 अगर भर्ती पद निकले हैं तो 5 सीटें हमारी। इसको लेकर के समाज में भी कहीं ना कहीं गतिरोध है कि रोस्टर प्रणाली में कहीं संशोधन किया जाए या उसमें कुछ और नया जोड़ा जाए ताकि समाज को फायदा मिल सके। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात मांग हमने सरकारों के समय पहले भी उठाई थी, क्योंकि जहां सुपर स्पेशलिटी नौकरियां होती हैं, जहां बड़ी नौकरियां होती है, उसमें आरक्षण कम मिल पाता है, तो हमारा रोस्टर के अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाती हमको वहां सीट। रोस्टर प्रणाली को ठीक करने का हमने ये भी सुझाव दिया था, क्योंकि भर्ती प्रक्रियाएं 2 तरह से होती हैं। एक स्टेट लेवल पे भर्ती प्रक्रिया होती है, एक जिला लेवल पे भर्ती प्रक्रिया होती है। जो जिला लेवल पे भर्ती प्रक्रिया होती है उनमें कहीं ना कहीं हमारे कटौती आ जाती है, या जो सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज होती है उनमें कहीं ना कहीं हमारे को कमी आती दिखती है। तो उसमें हमको ओबीसी का भी लाभ मिलता है। अगर जैसे मेडिकल में MDS की अगर कोई सुपर स्पेशलिटी की जॉब मिली है तो उसमें फिर हम ओबीसी में कंसिडर करके उससे हम 1-2 सीटें हमने बढ़वाने का पहले भी सरकारों से बढ़वाई है और वहां हम उस पर लड़ाई भी लड़ी है। क्योंकि आरक्षण हमारे समाज का ऐसा मुद्दा है जिसने आज 10 साल में पूरी काया पलट कर दी है। तो हमारा यही कहना है कि जो आरक्षण की लड़ाई पूरे समाज ने लड़ी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में हम सब ने लड़ी, और उस कानून को हमने सचिवालय में नया कानून बनवाया, हाई कोर्ट में उसकी पर पैरवी की, उसको बचाए रखा, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला पेंडिंग है, वहां पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण आंदोलन के दौरान जो लोगों पर केस लगाए गए थे, क्या वो विड्रॉल हुए? क्या स्टैंड रहा उनका? देखिए, पिछली जब सरकार थी तब हमने एक कमेटी बनाकर 115 मुकदमों में FR लगाई थी, लेकिन पिछली सरकारों में ये पूरी तरह से नहीं हो पाया। कुछ मुकदमे अभी भी पुलिस अनुसंधान में पेंडिंग है, कुछ मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग है। वहां पर भी हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो पुलिस अनुसंधान में मुकदमे पेंडिंग है उन मुकदमों का निस्तारण किया जाए, और जो कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग है उसको राज्य सरकार विड्रॉ करे। तो ये बात मैं हमेशा रोकूंगा आपको। विधानसभा उपचुनाव के दौरान सरकार ने ये वादा किया था कि आरक्षण आंदोलन के दौरान जो केस लगाए गए थे वो कहीं न कहीं हटा दिए जाएंगे। क्या वो केस हटे या सरकार अपने पहले वाले फैसले पर ही कायम है? देखिए, जब जब भी आंदोलन हुए हैं उसके बाद सरकारों से हमारी वार्ताएं हुई है, समझौते हुए, और उन समझौतों पर कैबिनेट मंत्री स्तर के हस्ताक्षर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अधिकारी लेवल के हस्ताक्षर होते हैं, और उन समझौतों में साफ लिखा गया है कि जितने भी आंदोलन के मुकदमे हैं उनमें सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर उनको विड्रॉ किया जाएगा, और जो पुलिस अनुसंधान में उनमें FR लगाई जाएगी, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं होगा। ये हमारे सरकारों से लिखित समझौते हैं। अगर इसकी कहीं भी चूक होती है तो हमारा समाज सजग है, हम सरकारों से जाके बात करते हैं और उन मुकदमों को वापस लेने की भी प्रक्रिया शुरू करते हैं। बातचीत तो पहले भी हुई है, कांग्रेस के शासन काल में भी हुई है, बीजेपी के शासन काल में भी हुई है, लेकिन बातचीत का दौर जारी रहा, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। क्या लगता है आपको? किस मुद्दे पे ठोस निष्कर्ष नहीं निकला? या जो केस विड्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, जो आरक्षण आंदोलन के दौरान लोगों पर केस लगाए गए थे, सरकार कह रही थी, उपचुनाव के दौरान घोषणा भी की गई थी कि केस हटाए जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कितने लोगों पर केस लगा था, क्या वो हटाए गए या नहीं हटाए गए? देखिए, अब तक 2006 से लेकर 2020 तक 800 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे गुर्जर समाज के खिलाफ। उनमें से 300 मुकदमों में चालान पेश हुआ था और 400 मुकदमों में FR लगाई गई थी। और जो 300 मुकदमों में चालान पेश किया गया था उनमें से बहुत सारे मुकदमे सरकार ने विड्रॉ करने की करी, कुछ में हमारे लोगों को सजा हुई, जिसको हमने माननीय उच्च न्यायालय से उनको जमानत पे रखा, और आज भी कई मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग है। उसमें हमने राज्य सरकार से कहा है प्रोसिक्यूशन उसमें प्रभावी पैरवी करे या कोई निर्णय लेके उन मुकदमों को विड्रॉ करे, और जो पुलिस अनुसंधान में भी 25-30 मुकदमे पेंडिंग है उन मुकदमों पर भी जल्दी से FR लगाए, ये हमारी सरकार से गुजारिश है। और अभी बीच में उपचुनाव में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 41 मुकदमों की वापसी की बात कही गई थी, हमने माननीय मंत्री जी से भी बात करी है, जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम आपको जल्दी ही 31 मुकदमे जो वापस लिए गए उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल,
क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही है? आगे का आपके समाज का क्या स्टैंड रहेगा इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की जो आपकी वर्षों पुरानी मांग है, आज 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बात को, 2 बार पत्रावली भी सरकार ने भेजी, लेकिन कोई इस पर कुछ अमल नहीं हुआ। तो आपका आगे का समाज के थ्रू क्या स्टैंड आपका रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ नया मिल सकता है समाज की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की लड़ाई कब से शुरू हुई। ये आरक्षण की लड़ाई 2000 से शुरू हुई, जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब ने इसको मुहिम को, उससे पहले रामगोपाल घाट साहब ने लेकर चले। वो 2007-8 में जो आंदोलन हुए बड़े, उसमें जो समझौते हुए, उसके तहत हमारी मांग एसटी की थी, लेकिन वो एसबीसी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद एमबीसी में हमको 5% आरक्षण मिल रहा है। 1% आरक्षण हमारा 2011 से हमको मिल रहा है, और उसके बाद 2015 में हमें 5% आरक्षण मिला था, जो 1.5 साल तक चला और फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद 2019 में फिर समाज ने आंदोलन किया और 5% आरक्षण आज मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस आरक्षण का स्थायी समाधान है तो वो यही है कि संविधान में संशोधन हो और 50% की जो कैपिंग है वो हटे, क्योंकि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। आज अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में जाता है तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकती है, उस पर अवलोकन कर सकती है। और हम यही चाहते हैं कि जो बलिदान से जो हमारे 72 तो 2007-8 में शहीद हुए थे, उसके बाद जो जख्मी हुए वो भी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे इस तरह से 77-78 लोगों ने शहादत दी है। तो इसका हमेशा स्थायी समाधान निकलना चाहिए, टेम्परेरी समाधान नहीं, स्थायी समाधान निकलना चाहिए। आज 6 साल हो गए, आरक्षण बदस्तूर जारी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने सरकार से कहा है कि इसकी पैरवी जो है वो प्रमुखता से की जानी चाहिए। जो 2019 में ट्रांसफर पिटीशन लगी थी उसको विड्रॉ करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे आरक्षण को स्थायी समाधान हो, और आरक्षण का स्थायी समाधान संविधान में संशोधन करके ही हो सकता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची भी जुडिशियल स्क्रूटनी और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए वकील साहब बता रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए समाज की जो पुरानी मांग है वो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर के इन्होंने अपना स्टैंड भी रखा, और मैं बता दूं आपको, सरकार जो है कई 2 बार इसके संदर्भ में पत्रावली जारी कर चुकी है, लेकिन वो जो है अभी तक इस पर सरकार के द्वारा कोई अमल नहीं किया गया है। फिलहाल मैं इनसे एक बार फिर जोड़ना चाहूंगा। सर, जिस तरह से आप बता रहे हो कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, 9वीं अनुसूची में जोड़ने को लेकर के समाज में अब कहीं न कहीं जागरूकता फैली है। जो बोल गुजर बोल, इस तरह का एक कार्यक्रम भी जगह-जगह, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में चलाया जा रहा है, जो विजय बैसला जी हैं उनके द्वारा। तो क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से भी कहीं न कहीं लोगों को जागरूकता मिली है? क्या आपका इसके ऊपर विचार है? देखिए, विजय बैसला जी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के बेटे हैं, और वो इस मूवमेंट में 2018 में हमारे साथ आए थे। ये मूवमेंट में बहुत से लोगों का इसमें सहयोग रहा है। कर्नल साहब की जो पुरानी टीम थी, जिसमें कई फौजी थे, रिटायर्ड फौजी थे, और बहुत से लोग इसमें जुड़े, वकील जुड़े, डॉक्टर्स जुड़े, प्रोफेसर्स जुड़े। तो ये बहुत लंबी लड़ाई थी। विजय बैसला जी जो बात कह रहे हैं 9वीं अनुसूची में, वो हमारी पुरानी मांग थी, लेकिन एक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आ गया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब 9वीं अनुसूची भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। आप बता रहे हो, तो आप जो एमबीसी का बता रहे हो, उसमें क्या कोर्ट ने क्या बेस रखा है, क्या आधार रखा है कि किस तरह से आरक्षण को डिवाइड किया जाएगा एमबीसी में, जैसे जनरल के बाद ओबीसी या उस तरह से? देखिए, जब 1% आरक्षण एमबीसी समाज को मिल रहा था, तब हमको मेरिट के आधार पर सबसे पहले जनरल में काउंट किया जाता था, फिर ओबीसी में काउंट किया जाता था, और फिर 1% हमारा एमबीसी में हमको आरक्षण मिलता था। लेकिन जब से हमको 5% आरक्षण मिल गया है, तो जो आरक्षण का नियम है वो, और जो कानून कहता है वो यही कहता है कि अब आप मेरिट के आधार पर जनरल में काउंट होंगे, और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी एमबीसी में फॉल होंगे। जो विजय जी कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, तो वो निर्णय जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है, उस तब का है जब 1% आरक्षण लागू था। जब 1% आरक्षण मिल रहा था, तब हमको जनरल का लाभ मिल रहा था, ओबीसी का लाभ मिल रहा था, और एमबीसी का लाभ मिल रहा था। जब हमको 2019 में 5% आरक्षण का लाभ मिलने लग गया, तो कानून और संविधान के तहत हमको अब जो मेरिट के आधार पर पहले जनरल में काउंट होंगे, और फिर हम हमारे एमबीसी में काउंट होंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस बारे में अपना जजमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि जो एमबीसी है वो कहीं न कहीं ओबीसी का ही एक पार्ट है,
उनके जजमेंट को देखते हुए क्या लगता है आपको कि वाकई में हाँ ये जो एमबीसी है इसमें कुछ न कुछ और नए नवाचार या नए संशोधन होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया वो जजमेंट था, वो जब एमबीसी को 1% आरक्षण मिल रहा था तब था वो जजमेंट। 1% आरक्षण था तब हमारे को प्रिविलेज थी कि हम जनरल में काउंट होते थे, ओबीसी में काउंट होते थे, फिर एमबीसी में काउंट होते थे। लेकिन जब से 2019 में हमको 5% आरक्षण पूरे एमबीसी समाज को मिलने लगा, गुर्जर समाज को, रहबारी समाज को, गाड़िया, लोहार, बंजारा, गायरी समाज को, तब हमारा जो मेरिट के आधार पर अगर कोई हमारा बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो जनरल में काउंट होगा, उसके बाद वो एमबीसी में फॉल करेगा। हमको 3 जगह आरक्षण नहीं मिल सकता, जो संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। 1% जब लागू था, वो जजमेंट जो है वो 1% के समय का है कि 1% के समय में हमें तीनों लेयर पे लाभ मिलता था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से समाज के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं एमबीसी आरक्षण को लेकर के जागरूक हैं। उनका मानना है कि हमें 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद कहीं न कहीं समाज जो है प्रगति की ओर जा सकता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मनीष शर्मा, समाचार प्लस, निवाई टोंक।